के शो में सिंध हाईकोर्ट ने रोशन कनासरो की पेमरा और अब तक टीवी के खिलाफ पिटीशन मुस्तरद कर दी। जाली अकाउंट्स केस के बाद जाली ठेकों का बड़ा स्कैंडल, क्या नैब की तहकीकात सुस्त पड़ने लगी? कनासरो बरादरान का महकमा एंटी करप्शन से तहकीकात में ताउन से इनकार। रिकॉर्ड में हेराफेरी की शिकायतें मौसूल, अरबों रुपए के ठेके नॉन प्रोफेशनल नॉन टेक्निकल अफराद के सुपुर्द। करप्शन के इल्जामात के बावजूद कनासरो बरादरान अपने ओहदों पर विराजमान कैसे? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज आपके सामने ये 18 अरब रुपए का स्कैम जो कि सिंध कल्चर डिपार्टमेंट के हवाले से है, तफसीलात के साथ, सबूत के साथ, प्रूफ्स और एविडेंसेस के साथ इसको ब्रेक किया। तफसीलन बताया कि किस तरह से कौन कौन से किरदार इसमें मुलव्विस रहे और कौन कौन से किरदार कितने अरबों रुपए या करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ अपनी बनाते रहे। इस दौरान यानी जो छुपे हुए किरदार थे, जो सामने किरदार थे, उन तमाम की आपको तफसीलात भी रखी। और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ जब मामला आगे बढ़ा तो नैब और एंटी करप्शन ने भी इनके ऊपर जो इस वक्त कॉग्निजेंस लिया और नैब और एंटी करप्शन ने भी तहकीकात का आगाज़ बाकायदा कर दिया। 18 अरब रुपए का स्कैम, 18 अरब रुपए का स्कैम, दैट इज़ बिगर देन एनी अदर स्कैम। अगर आप कहा जाए तो ये एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैम है जिस पर शायद नैब और एंटी करप्शन इस तरह से उसको सीरियसली नहीं लिया जिस तरह से बड़े और स्कैम्स होते हैं, उस तरह का स्कैम है जिसमें और ही पसे पर्दा किरदार सामने आ सकते हैं। आज आपको बताएंगे कि किस तरह से इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज और फिर इस पूरे मामले के अंदर जो लोकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी खरीदो फरोख्त में ये पूरा जो नेक्सस है ये किस तरह एक गठजोड़ के साथ काम करता है, ये भी सबूत के साथ आपके सामने रखेंगे। जो तहकीकाती इदारे अब तक कार्रवाई कर रहे हैं, जो कॉल अप नोटिसेस हैं, इंक्वायरी लेटर्स हैं, इंफॉर्मेशन लेटर्स हैं, उनकी तफसीलात भी नैब और एंटी करप्शन से जो हासिल हुई हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इस इन्वेस्टिगेशन में जो मामला चल रहे हैं वो भी तफसीलन सामने आएंगे। एक एप्लीकेशन जो हमारे चैनल अब तक टीवी हमने बताते चलेंगे, आज एक प्रोग्राम से पहले भी हमने तमाम जो इस पर मुलजिमान नैब के हैं जो जिनके खिलाफ हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जिनके बारे में आपको हकीकत बता रहे हैं, इनको बाकायदा इन्विटेशंस भेजे, सवालनामे भेजे गए, तफसीलन इनको व्हाट्सएप के थ्रू अप्रोच किया गया कि आप इस पर जवाब दें। लेकिन हस्बे मामूल हर बार की तरह हमें जवाब में या तो कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ या यही जवाब कि आप नहीं कर सकते, आप शो ना करें, आप ये ना करें, आप वो ना करें। ये तमाम वो लेटर्स हैं जो आज भी हमने अरसाल किए इस प्रोग्राम से पहले। बाकायदा सवालनामे लिख कर भेजे गए तमाम अफराद को बशमूल सेक्रेटरी कल्चर को कि हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे पास ये तफसीलात आई हैं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। तो अब तक टीवी अपनी एथिक्स और जर्नलिस्टिक एथिक्स के साथ आगे बढ़ते हुए इस मामले को जो इस पर लेकर चल रहा है, लेकिन इनकी तरफ से हर कानूनी और गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया गया कि इस प्रोग्राम को और इस न्यूज़ को रोका जा सके। उसमें बहुत से कानूनी और गैर कानूनी हरबे शामिल है। एक एप्लीकेशन सिंध हाईकोर्ट में जमा हुई जो कि रिसेंटली डिसमिस हुई। ये एप्लीकेशन क्या थी और ये क्यों डिसमिस हुई, प्रोग्राम इसी से आगाज़ करते हैं। सैयद मकबूल हुसैन साहब जो कि माहिर कानून है प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ चांडियो साहब ब्यूरो चीफ हैं अब तक टीवी कराची के, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। मकबूल हुसैन साहब, ये अपील क्या थी अब तक और पैमरा के खिलाफ, और ये क्यों रद्द हुई, किन ग्राउंड्स पर रद्द हुई, और क्या ऑब्जर्वेशन थी ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट की? अस्सलाम वालेकुम सैफान, थैंक यू मुझे शो में दावत देने के लिए। और मैं आपको जरा से बताता हूँ कि ये जो पूरी कार्रवाई सिंध हाई कोर्ट में हुई ये किस बेसिस पे हुई और किस तरह हुई। आई बिलीव जितने भी आपके प्रोग्राम चले या जितनी भी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हुई उस पर रोशन अली कनासरो साहब ने और हाकिम अली रहूजा साहब ने नैब पेमरा ऑर्डिनेंस के तहत काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में कंप्लेन की। ये जो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में कंप्लेंट्स होती हैं ये सेक्शन 26 के तहत होती हैं, जिसके तहत काउंसिल जो है जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई होती है उनसे जवाब तलब करते हैं और एक इनफॉर्मल सी हेयरिंग होती है रिगार्डिंग कि जी डिटर्मिन किया जाए कि जो कंप्लेंट की गई है उसमें कोई मेरिट भी है या नहीं। ये एक कंप्लेंट नहीं थी, इसमें काफी कंप्लेंट्स इन्होंने की थी। देवर ऑल टुगेदर आई बिलीव 25-26 कंप्लेंट जो इन्होंने काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में दाखिल की थी। इस पे एक डिटेल्ड हेयरिंग हुई, एक बड़ी लेंथी हेयरिंग हुई और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स ने अपना रिकमेंडेशंस दिए कि 19 जून 2020 को कि जो टीवी चैनल है जिसके खिलाफ ये हुई है, विच इज अब तक
उनको इनका मौकफ लेना चाहिए और उस बेसिस पे उन कंप्लेंट जो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स की रिकमेंडेशन थी ये इस तरह आगे खत्म हो गई। उसके बाद होता प्रोसीजर ये है कि आप इस पर कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं जी, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, शायद कोई डिस्टर्बेंस थी। जी जी। इसमें जब ये रिकमेंडेशंस आ गई तो उसके खिलाफ इन्होंने पेमरा ऑर्डिनेंस के तहत एक अपील फाइल की अंडर सेक्शन 30A। सेक्शन 30A के तहत जो अपील्स फाइल होती हैं वो हाई कोर्ट उनको सुनता है और हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन आती है और उसमें भी ये डिटरमिन किया जाता है कि ये जो अपील है इसका कोई मेरिट है या नहीं, और अगर उनका कोई मेरिट होता है तो उनको एक डिटेल रेगुलर हियरिंग के बाद आफ्टर प्रोवाइडिंग बोथ द पार्टीज एन अपॉर्चुनिटी उसको फैसले पे रिजर्व किया जाता है। अलबत्ता यहाँ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जिस दिन इन्होंने ये अपील फाइल की और उसको कोर्ट में पुटअप कराया जज के आगे, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको बगैर एडमिट किए हुए ही डिसमिस कर दिया। जब हाई कोर्ट ने इनके वकील से दलाइल पूछे तो उन्होंने जो दलाइल पेश किए उसमें उन्होंने यही कहा कि जी जो चैनल है वो हमारे खिलाफ चीजें चला रहा है ऑन विदाउट एनी कोजेंट और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और झूठी एविडेंसेस पे, और ये हमारे साथ जो हैं ज्यादती कर रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो भी एक एलिगेशन होती है डेफेमेशन की उसको उन्होंने एडवांस किया अपने आर्गुमेंट में। बेंच ने भी ये बड़ी तफसील से हियरिंग सुनी और बगैर उसको नोटिस जारी किए हुए, बगैर एडमिट किए हुए उसको रिजर्व कर दिया। अब अमूमन जो अपील फाइल होती हैं, जो भी अपीलेट कोर्ट का प्रोसीजर होता है वो यही होता है कि जब अपील फाइल होती है तो जज थोड़ी बहुत सुनवाई के बाद दूसरी जो पार्टी होती है, आई बिलीव जिसमें अब तक चैनल थे इस अपील में और पेमरा थे, उनको नोटिस इशू करती, मगर अदालत ने इनको नोटिस इशू करने की भी जहमत नहीं की क्योंकि उस अदालत का जो फैसला है उन्होंने कहा कि जी ये जो अपील है इसको डिसमिस किया जाए इन लिमिट, कि जी इसका कोई मेरिट ही नहीं बनता। तो उस बेसिस पे ये अपील खारिज हुई और जो पेमरा की रिकमेंडेशंस हैं वो अभी भी इन फील्ड हैं कि चैनल अगर जो चलाता है चलाए ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, मगर इनका मौकफ ले, जो आई बिलीव चैनल ने इनको अप्रोच किया है लेने की। जी, तो आज ही अप्रोच किया इस वक्त इनको। इससे पहले तो जो क्वेश्चन ऑफ पर्सनल हर्ट था इस फैसले में वो क्या था मकबूल साहब, क्योंकि जिन ग्राउंड्स के ऊपर इसको डिसमिस किया गया, सर आप कह रहे हैं नोटिस भी इशू नहीं किया और डिसमिस कर दिया गया, मेन ग्राउंड्स यही थे कि कोई वायलेशन नहीं थी रूल्स की? उन्होंने एज सच जो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है ना, उसके पास ये चीजें एज सच डिटरमिन करने के ना इख्तियार हैं कि कोई ना कोई फैसला देने का इख्तियार है, बिकॉज काउंसिल ऑफ कंप्लेंट सिर्फ अपनी रिकमेंडेशंस देता है कि जी ये चीजें हुई हैं और हमें लगता है कि ये चीजें हुई हैं। जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो हमेशा पेमरा चेयरमैन होती है जो अपनी एक डिटेल्ड ऑर्डर देते हैं। अब ये एक कानूनी बात है कि पेमरा चेयरमैन को एक ऑर्डर पास करना होता है रीजनिंग्स के साथ, प्रोवाइडिंग रीजन कि अगर गोया चैनल ने किसी चीज की, किसी लॉ की, पेमरा के रूल्स, पेमरा के ऑर्डिनेंस या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट की प्रोविजन की वायलेशन की है तो किस तरह की है। अब अगर आपने खुफिया ऑर्डर देखा हो तो उसमें ऐसी कोई चीज जाहिर नहीं हुई है, ना ऐसी कोई रिकमेंडेशंस के अंदर बोला गया है कि एज सच कोई वायलेशन हुई है। बस बोला गया है कि आप कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते रहें अपनी ब्रॉडकास्ट में, अपने प्रोग्राम्स में और अपनी न्यूज में। और इनका जो बेंच ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर हाईलाइट की, जो भी आपने भी मेंशन की, वो यही कि पर्सनल हर्ट, कि जी आपकी अगर कोई पर्सनल ग्रीवियंस है, आप ये बताएं चैनल क्या वायलेशन कर रहा है। अगर आपका कोई पर्सनल हर्ट है जिससे आप समझते हैं कि आपका क्लेम कोई डैमेजेस का क्लेम है या आपका कोई सिवियर डेफेमेशन का क्लेम है, तो आप दूसरी रेमेडी अवेल करें, ये आपकी रेमेडी नहीं है। मकबूल साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और इस डिसमिस जो हुई अपील इस हवाले से इस पर अपनी आईनी राय दी। आपने सुना, आपने देखा कि किस तरह से अब तक टीवी के खिलाफ, हमारे खिलाफ मुसलसल कानूनी और गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल किए गए इस स्टोरी को रोकने के लिए, इस प्रोग्राम को रोकने के लिए, इन तमाम करप्शन की स्टोरीज को रोकने के लिए। उसमें से एक में इस कनासो सिस्टम को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब आपके सामने पेश होंगी कुछ सनसनीखेज डिटेल्स। ये डिटेल्स हैं दुबई
पाकिस्तान मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ की इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉपर्टीज़ जो बनाई गई, और इसके साथ साथ एंटी करप्शन और नैब स्पेसिफिकली तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, ये आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आपके सामने हमने फर्दन बताया कि किस तरीके से 18 अरब रुपए का ये स्कैंडल है, 18 अरब रुपए का स्कैंडल है, जिसमें किस तरह ये फ्रंटमैन और मुबैना तौर पे जो दीगर किरदार हैं वो क्या किरदार अदा करते रहे, चेक साइनिंग से लेके जाली ठेकों तक, और ऐसे ठेके जो कि नॉन टेक्निकल नॉन प्रोफेशनल लोगों को दिए गए, वो तमाम तफसीलात के साथ विद एविडेंसेस एंड डॉक्यूमेंट्स। अभी भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारे पास प्रूफ मौजूद हैं। ये तमाम चेहरे हुए बेनकाब, और इनके पीछे जो चेहरे हैं यानी जो पसे पर्दा किरदार हैं, क्योंकि आपको बताते चलें जब मामला 18 अरब का है तो हम ये पर्दा जरूर उठाएंगे कि इनके पीछे किरदार कौन है, जो जिसे कहा जाए कि जो साये में जो नजर नहीं आ रहे चेहरे, वो चेहरे कौन से हैं, वो भी जल्द बेनकाब होंगे इस प्रोग्राम में कि आखिरकार वो चेहरे कौन से हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए और इसकी तफसील में जाते हुए आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं जो हमने हासिल की एक्सक्लूसिवली दुबई की प्रॉपर्टीज़, जो आप देख सकते हैं कि किस तरह इंटरनेशनल मे फेयर के अंदर जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पैसा बनाया गया यहाँ कल्चर और हेरिटेज के नाम के ऊपर। ये तमाम पैसा और ये तमाम प्रॉपर्टीज़ इस वक्त बनाई गई और किस तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो इस वक्त है मौजूद हैं। कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास मौजूद हैं जो प्रॉपर्टीज़ की खरीदो फरोख्त हुई है, जो किरदार हैं सारे, हाकिम रहूजो, लुकमान जिसका फ्रंटमैन है, आरिफ कनासरो, ये तमाम इनके दस्तखत के साथ प्रॉपर्टी की फरोख्त जो कि आरिफ कनासरो के नाम पर है 2015 31 मार्च, अगेन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो आपके सामने हम रख रहे हैं। और बख्तावर गोट के अंदर ये प्रॉपर्टी फरोख्त की गई, ये दस्तखत हैं लुकमान के, हाकिम रहूजो के, जो इस प्रॉपर्टी में मौजूद है। मेरा सवाल ये इम्तियाज़ सांडियो साहब आपसे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेचते वक्त 2015 में आरिफ कनासरो जिसकी हम फोटो देख रहे हैं काफ़ी यंग है, और उसके नाम पर ये प्रॉपर्टी और साइन के जो किरदार हैं इस पूरे स्कैंडल के अंदर, कितनी उम्र होगी ये प्रॉपर्टी बेचते हुए? 67 लाख की प्रॉपर्टी बेची है उस पर। उस वक्त तो ये 20 साल के, लेकिन इससे पहले जो इसने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो इनके नाम पर अगर हम सरकारी वैल्यू पे जा रहे हैं तो 5-6 करोड़ रुपए की तो इन्होंने सिर्फ शो की है। और उस वक्त इसने प्रॉपर्टी बनाना शुरू किया जब ये 16-17 साल या 14-15 साल के भी नहीं थे। आरिफ कनासरो की प्रॉपर्टी के हवाले से जो अब दस्तावेज़ात इन्होंने अपने एंटी करप्शन और दीगर इदारों में जो बताया है कि आरिफ कनासरो सनाफ रोशन कनासरो, इसने बतूल आर्केड 1 प्लाट नंबर 10 और 11 पर जो अपनी प्रॉपर्टी तस्लीम की है उसमें 16 फ्लैट्स हैं और 5 दुकानें हैं। बतूल आर्केड 2 प्लाट नंबर 10 और 11 18 फ्लैट बख्तावर गोट में है। प्लाट नंबर 12 गुलशन जीवन, ठीक है। और इस तरह से फ्लैट नंबर C509 रूबी बीच प्राइड क्लिफ्टन, ये इसने कहा है कि ये मेरे हैं और मैं इसको मान रहा हूँ। अगर आप 11, 16 और इस तरह से प्लॉट्स देखें तो ये किराए के घर में रहते थे। ये सरकारी मुलाजिम पर हैं, जो इनके वालिद हैं रोशन कनासरो, उसकी अपॉइंटमेंट पर भी शक है, क्योंकि ये जब अपॉइंट हुए हैं खुद बता रहे हैं कि एक ही साल में ये 2 बार अपॉइंट हुए हैं, पहले जूनियर क्लर्क फिर स्टेनोटाइपिस्ट ये भर्ती हुए हैं। और इसने जो रिकॉर्ड दिया है नेब में, ये बता रहे हैं कि BS जो इसका बेसिक स्केल है 5 में ये अपॉइंट हुए हैं 10/2/1987 में एज ए जूनियर क्लर्क। फिर उसी साल में ये फिर दोबारा कल्चर डिपार्टमेंट में BS जो है बेसिक जो इसका है ग्रेड है उसमें 12 में ये अपॉइंट हुए हैं स्टेनोटाइपिस्ट। एक शख्स 2 बार अपॉइंट होता है, जो खुद लिख रहा है अपॉइंटमेंट। इस तरह से इसकी सारी अगर कच्चे चिट्ठे खुलेंगे और एक इंक्वायरी होगी अच्छी साफ और शफाफ, तो ये पता चलेगा कि इनकी नौकरी जो इनकी है ये वाकई फाइल इनकी दुरुस्त है या नहीं है, जो पूरा सर्विस रिकॉर्ड है। हाँ, अब आते हैं इनके जो आप गठजोड़ है। अब देखें बख्तावर गोट में ये बिल्कुल, इसमें हाकिम रहूजो जो प्रॉपर्टी खरीदता है उसका भी लुकमान फ्रंटमैन है, जिसको इस वक्त एंटी करप्शन और दीगर इदारे तलाश कर रहे हैं। इस तरह से रोशन कनासरो खुद पीछे बैठ के और अपने बेटे से ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं, और सारी 68 लाख रुपए का तो ये सिर्फ हमें अभी मिला है, और एक कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं जो इनकी आ रही हैं। एक होटल खाली कराया है इसी बिल्डिंग में बतूल आर्केड में, जिसमें
अभी वो सारा हैंडओवर किया गया है हाकिम राउजो को। हाकिम राउजो ने वो वहाँ एक जुने जो है जिससे ये चाय की दुकान खाली करवाई है और बड़ा मसला हुआ है। तो इस तरह से एक बड़ी गठजोड़ है कि आप देखें कि इनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ एक हैं, इनके गवाह एक हैं, इनके ख़रीदार, इनके ख़रीदो फरोख्त के तमाम रास्ते एक ही जैसे हैं। जिस तरह से हमने प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट हाथ किए हाकिम राउजो के, इस तरह से इनकी कार्रवाइयाँ। और दूसरा एक लिगारी है जो चौकीदार है और इनके घरों के जो बिजली के गैस हैं और गैस के बिल हैं या बिजली के हैं, इन तमाम के बिल जो है उनके नाम पर हैं और वो बेनामी एक प्रॉपर्टी में शामिल हो रहा है कि वो शख्स जो इनका चौकीदार है, इनका मुलाजिम है, वो इतनी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी कैसे रख रहा है। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त जो आप दुबई की मेफेयर के देख रहे हैं कि बदर कनासरो जो संबारा होटल का वेटर था, दुबई की प्रॉपर्टी जी, ये मेफेयर में फ्लैट नंबर 601 उन्होंने खुद एडमिट किया है। जब हमने स्टोरी चलाई थी तब किसी को पता नहीं था। वो जो मैं रशियन गर्ल्स की बात करता हूँ कि हसीना, वो मतलब एक दायरे हम उर्दू में क्या कहें, एक खूबसूरत खूबरू लड़की को, वो रिसेप्शनिस्ट है, वहाँ की मेज़बान है, उस घर को संभालती है। उस शख्स के वो याना उसका नाम है। मैंने तमाम प्रॉपर्टीज उस वक्त की हैं, तो इन्होंने 6 महीने 7 महीने क्यों वेट किया है कि मेरी इस खबर को गलत साबित करें। क्यों कि यहाँ से इनकी फैमिली दुबई ट्रेवल करके गई, वहाँ उन्होंने मसला हल किया, उस खातून के साथ झगड़ा चल रहा था, उसने बहुत बड़ा हंगामा किया हुआ था। वो तमाम मामला सेटल करने के बाद जब इन्होंने देखा कि अब वो मामला किस तरह सेटल हुआ है वलालम मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत बड़े पैसे देकर उस खातून को साइड पे किया गया है या अभी भी है। लेकिन उस जैसे ही वहाँ से वो इशू हल हुआ है तो इन्होंने एक और एप्लीकेशन अपने भाई जो नादिर कनासरो के थ्रू दाखिल करवा दी। अब हम आते हैं इस चीज़ पे कि अदालती मामलात हों या इनका पर्सनल मामला हो। अब तक टीवी समेत दुनिया का कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हम एथिक्स को नहीं मानते, हम किसी का मौक़िफ़ नहीं चलाते। हमने इनसे बारहा कहा कि आप मौक़िफ़ दें, लेकिन अगर कोई मौक़िफ़ की जगह पर थ्रेड दे, अगर कोई मौक़िफ़ की जगह पर गालम गलोच की ज़बान इस्तेमाल करे या लीगल नोटिस दे या हमारी खबर को चैलेंज करे तो हम क्या करेंगे। तो इस तरह से ये तमाम चीज़ें सामने आई और इसमें सेक्रेटरी अकबर लिगारी का भी इन्वॉल्वमेंट अब सामने आ रही है। और सेक्रेटरी अकबर लिगारी को भी आज हमने सवालनामा भेजा है। अकबर लिगारी साहब ये हैं सेक्रेटरी, इनको उस बाकायदा सवालनामा भेजा है कि जी हमें चीज़ें मिली हैं और हम सवाल यही है जी कि अभी तक क्यों नहीं बराजमान क्यों है सौदे पे। इसके बाद एंटी करप्शन की इंक्वायरी पे भी आएंगे, लेकिन अकबर लिगारी साहब का क्या किरदार है? देखिए, अकबर लिगारी का ये किरदार है कि अकबर लिगारी बड़े अरसे से इसी डिपार्टमेंट में रहा है, एज अ डिप्टी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी रहे हैं। जो शख्स इनके खिलाफ एप्लीकेशन लेके जाते हैं इन कनासरो ब्रदर्स के खिलाफ, ये उनकी तो इंसल्ट करके इनको दफ्तर से निकाल देते। एक दूसरा, जब इनसे हमने पूछा, हमें पता चला कि आखिर इतने मेहरबान क्यों हैं कि एक सेक्रेटरी प्रिंसिपल अकाउंट अफसर होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के और उनकी जिम्मेदारी है ना सिर्फ कानूनी आइनी तौर पर ये समझें कि इनके ऊपर अमानत है ये सिंध के और पाकिस्तान के वसाइल या कौमी ख़जाने की, कि आप एक एक रुपए के अमानतदार हैं। ये शख्स इनको प्रोटेक्शन दे के बैठा हुआ है और उसके साथ PDMI सेल जो एक टेक्निकल एक इशू है, अब इसकी कानूनी हैसियत क्या है कोई पता नहीं। वहाँ निवादरात जो एंटीक्विटीज़ डिपार्टमेंट है उसके लिए तो ये कहा गया था कि ठीक है ये प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन का काम खुद कर सकता है, लेकिन इन्होंने एक PDMI सेल में सारे ठेके अरबों रुपए के एक शख्स जो नॉन टेक्निकल शख्स है जिसके पास न इंजीनियरिंग के कोई तजुर्बा है न क्या, और उसके पीछे नीचे बैठे हुए गुलशन कलेरी हो या जहीर शेख हो कोई हो, इनके पास एक भी टेक्निकल डिग्री नहीं है। B.Tech वाले शख्स जो है बैठाए हुए हैं, आप एप्लीकेशन देख तो 5 करोड़ रुपए से ऊपर जितनी भी टेंडरिंग होगी वो एक उसकी जो है ना टेक्निकल सैंक्शन होता है और एक बाज़ाब्ता चीफ इंजीनियर या इंजीनियर के थ्रू होता है। ये वाहिद गैर कानूनी इदारा है जहां हर काम डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर के थ्रू किया जा रहा है। अरबों रुपए के प्रोजेक्ट सिर्फ एक ठेकेदार को दिया गया जिसमें डमी अखबारों में इश्तिहारात देके उस शख्स को नवाजा गया, वो है वलीउल्लाह भुट्टो। अब वलीउल्लाह भुट्टो के ऊपर जब इल्ज़ाम लगा तो ये वलीउल्लाह भुट्टो की जो किरदार है वो शुरू से इसी तरह से ब्लैकमेलिंग पे चलता है। जो शख्स, हर अफसर जो उसका साइन नहीं करेगा उसके खिलाफ दरख्वास्त देगा, उसके खिलाफ उसकी वीडियोस बनाएगा, उसको बड़ा प्रेशर करके अपना काम निकलवाता। ये शख्स इस वक्त भी कनासरो सिस्टम जो अकबर लिगारी साहब हैं वो मुसलसल उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक इंक्वायरी नहीं बिठाई डिपार्टमेंटल, या हमें कहे कि आ जाएं प्रूफ लेके, अगर बाकी ये मुलविस हैं, आपके शवाहिद गलत हैं या मीडिया में चलने वाली खबरें गलत हैं, तो मैं एक शख्स माइंड बना के बैठा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए इनको मैं बचाऊंगा। और
कनाडा में प्रॉपर्टीज की जो तस्वीरें हैं आप देखें जी, अकबर लगारी साहब की प्रॉपर्टीज की तफसीलात भी हमने निकाली है कनाडा में, और उसके साथ अभी 62 करोड़ रुपए का तो लाइव स्टॉक में जो इन्होंने चूना लगाया, भैंसों को मच्छरदानियां, ये वो चल रही है सर प्रॉपर्टी की डिटेल्स। इस वक्त जो मालूम हुआ है कि कनाडा में तमाम प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है वहां इसका सोर्स ऑफ इनकम अभी तक मालूम नहीं और है। हमने पूछा भी है नाज़रीन ये सवाल इनसे आज सवालनामे में, जिसका जवाब नहीं मिला है। लेकिन बात यह कि अकबर लगारी समेत तमाम जो लोग हैं जिनका किरदार इसमें सामने आ रहा है आज, अगर इस वक्त नैब और एंटी करप्शन के लिए अहम सबूत ये भी है कि किस तरह प्रॉपर्टी के बेचने में दस्तखत शामिल हैं उन तमाम फ्रंटमैन के। आखिर एंटी करप्शन की इंक्वायरी के ऊपर रोशन कनासर और कनासर ब्रादर का जवाब क्या था, क्यों ताउन नहीं कर रहे एंटी लेटर के ऊपर, ये आपको बताएंगे कि इस लेटर में लिखा हुआ क्या है, एंटी करप्शन ने क्या मांगा था, फिर नैब की तहकीकात या उसमें पेशरफ्त क्या है, नैब किस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करके घेरा तंग कर रहा है इनके खिलाफ, और चेयरमैन नैब से रिक्वेस्ट हम क्या करेंगे, ये सब कुछ आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। Montoliu, Brasil Pacherica, da polio खिलाफ उतरेगी। दुनिया भर में मुअम्मर अफराद की अहमियत और उनकी जानिब तवज्जो दिलाने के लिए आज बुजुर्ग शहरियों का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 14 दिसंबर 1990 को एक करारदाद मंजूर की, जिसके तहत हर साल 1 अक्टूबर को बुजुर्ग शहरियों का दिन मनाया जाने लगा। इस दिन को मनाने का मकसद बुजुर्ग अफराद के हुकूक की जानिब तवज्जो दिलाना है। आलमी सतह पर 60 साल से जायद उम्र की तादाद में हर माह तकरीबन 10 लाख का इजाफा हो रहा है। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 10.8% आबादी बुजुर्गों पर मुश्तमिल है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बुजुर्गों के मेयार जिंदगी के हवाले से दुनिया में माशी बदहाली और तनज़्ज़ुली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 5 में से सिर्फ एक शख्स को पेंशन की सहूलत मुयस्सर है। अफसोस कि हमारे माशरे में बुजुर्गों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया है। यही वो बुजुर्ग हैं जो जवानी में अपनी औलाद की खातिर अपनी तमाम तर तवानाइयां कुर्बान कर देते थे। Montoliu, Brasil Pacherica, da polio खिलाफ उतरेगी। जायकों के बगैर ये दुनिया ऐसी है जैसे रिश्तों के बगैर जिंदगी। हमारी रिवायत, हमारे खाने, बनाए अपनों के लिए कुछ खास जिनसे आप प्यार करते हैं। दावत राहत शेफ राहत के साथ जायका जिंदगी का अब तक। देखिए दावत राहत पीर से जुमा सुबह 11:03 पे सिर्फ अब तक पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आपके सामने होश रुपए इंकशाफात। 18 अरब रुपए का मामला, 18 अरब रुपए का स्कैम। अगर चेयरमैन नैब और इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तमाम ऑफिशियल्स को हम ये कहते हैं जी कि ये जो आपका फेक अकाउंट स्कैम है या फिर जो इस बड़े मैग्नीट्यूड के सिंबॉलिक स्कैंडल्स हैं, ये उससे बड़े मैग्नीट्यूड का स्कैम है 18 रुपए का। और ना सिर्फ पैसों का बल्कि कल्चर और हेरिटेज को भी नुकसान पहुंचाया गया। मैं आपको बताता चलूं कि नैब जो वलीउल्लाह भुट्टो जिस कॉन्ट्रैक्टर का हम जिक्र कर रहे हैं, इस कॉन्ट्रैक्टर के हवाले से नैब कराची इसने एक अपनी बेल कराई है अभी रिसेंटली नैब कराची से। नैब कराची का एक लेटर है जो हम आपको सामने रखते हैं, जो सेक्रेटरी कल्चर टूरिज्म को लिखा गया, जिसमें बताया गया नैब कराची के लेटर में जो इन्फॉर्मेशन तलब की गई, इन्फॉर्मेशन लेटर था ये। एक जो हमने इस प्रोग्राम में ब्रेक किया था, मकली हिल जो उस वक्त मोनूमेंट्स हैं ठट्टा के,
उसका वर्क ऑर्डर था 2/9/2015 का। नैब ने कहा जी कि इसकी तमाम तफसीलात फराम की जाएँ कि इसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ NITs, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, और ये वलीउल्लाह भुट्टो कंपनी को अवार्ड हुआ, इसकी तमाम तफसीलात नैब ने मांगी। नैब ने तफसीलात मांगी वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ मोहनजोदाड़ो जो 23/7/2015 23 जुलाई 2015 को वलीउल्लाह भुट्टो की कंपनी को अवार्ड किया गया, इसकी तफसीलात मांगी सेक्रेटरी कल्चर से। नैब ने भंबोर साइट घारो, इसका जो 23 जुलाई 2015 को वर्क ऑर्डर इशू हुआ था, नैब ने इसकी तफसीलात मांगी जो कि वलीउल्लाह भुट्टो को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था। और फिर नैब ने जो प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड मोनूमेंट्स इन सिंध जो इस वक्त उमरकोट में वर्क ऑर्डर इशू हुआ था 2014 में, उसकी तफसीलात ही मांगी। नैब ने तमाम रिकॉर्ड मांगा, यानी इस वक्त स्टेटस क्या है काम का, यहाँ पर काम कब शुरू हुआ, कंप्लीशन डेट क्या थी, काम क्या मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ, डिटेल्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगर कोई हुई है इन कामों पर, वो भी नैब ने मांगी। और स्पेसिफिकली लिखा गया द फॉलोइंग डेवलपमेंट वर्क्स रिपोर्टेडली एग्जीक्यूटेड बाय MS वलीउल्लाह भुट्टो एंड कंपनी। इस ठेकेदार का नाम नैब में शामिल था। इस शख्स ने अपनी बेल करा ली। आपको पता है 2019 से भी आदमी अपनी बेल करा चुका है, और ये बेल थी प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन। नैब सखर ने इस वक्त तफसीलात तलब की थी जब कुछ टेंडरिंग अप्रूवल्स एंड टेक्निकल सैंक्शंस हुए थे और ये वर्क ऑर्डर्स इशू हुए थे जिसमें इसकी कंपनी का नाम WSKB एंड कंपनी शामिल था, तो इस पर 2019 से बेल कराई थी। और ये कुछ मामला जो थे वो रोड्स बनाने के हवाले से थे जो नैब सखर ने इस पर जो है तफ्तीश की थी। इसी तरह एंटी करप्शन की एक इंक्वायरी है जो इस मामले पर चल रही है। 3 साल का रिकॉर्ड एंटी करप्शन ने तलब किया है, लेकिन एंटी करप्शन के आगे इम्तियाज सांडियो साहब इन्होंने जवाब दे दिया कि हम आपको रिकॉर्ड नहीं देंगे, नहीं ताउन करेंगे। बिल्कुल, देखिए एक तो वलीओं ने जो बेल कराई उसमें जब कंफर्मेशन का आया तो नेब ने लिख के दे दिया कि अभी हम जो है शुरुआती मरहले में हैं और इनके खिलाफ अब तक कोई इंक्वायरी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने वहाँ जो प्रोसिक्यूटर था उन्होंने जवाब दिया, तो उनकी बेल जो है वो फ़िलहाल वो मैटर जो है वो उनकी दरख्वास्त जो है वहाँ से खारिज हो गई। और मामला आया जैसे कि अब ये वलीउल्लाह भुट्टो को जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, हमने तमाम चीज़ें सबूत के साथ रखें, किसी अदालत के किसी फैसले की कोई तौहीन नहीं की। यहाँ तक कि नादर कनासरों को जो स्टे मिला है उसमें भी अदालत ने आखिर में लिखा है कि अगर आपके पास ऐसे शवाहिद हैं जिनसे कोई इनकार नहीं कर सकता, आप चला सकते हैं। मतलब ये इंफॉर्मेशन देना पब्लिक इंटरेस्ट के मामलात हैं जिसमें सूबे सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद महकमे सकाफत के सूबाई वज़ीर बड़े अफसोस के साथ वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी अकबर लिगारी ये आंखें बंद करके इन लोगों को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि एक शख्स जो है इतने बड़े इल्ज़ामात का सामना कर रहे हों, उनके ऊपर नेब का रेफरेंस हो, नेब की इंक्वायरीज़ में शामिल ना हो, नेब उनके पीछे जो है वो बड़े तहम्मुल के साथ जा रही है, क्यों? ये मैं नेब चेयरमैन और DG नेब कराची नजफ मिर्ज़ा साहब को ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ आप इस फोरम से कि कवानीन सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर रोशन कनासरो मुल्ज़िम है नहीं है इस केस में, एक में तो मुल्ज़िम है, अगर उसमें IO के ऊपर इल्ज़ाम आते हैं उस केस ख़राब करने, तो आप उस पर भी तफ्तीश तो हो रही है। लेकिन इस वक्त 2 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, 2014 में सिंध फेस्टिवल हो चुका है, मंजूर कनासरो आज भी दन दनाते फिर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ नामों से ख़रीद रहे हैं, इस्लामाबाद में फार्म हाउस ख़रीदा हुआ है, दुबई में इनके प्रॉपर्टीज़ हैं, शारजा में इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। हाकिम राव जो जिसके लिए उनकी बीवी सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज करके साबिका बीवी ने इल्ज़ामात लगाए, उनकी प्रॉपर्टीज़ का एक एक पेपर हमने पेश किया। क्या हुआ? क्या नेब इन इतने शवाहिदों के बावजूद, इतने सबूतों के बावजूद खामोशी अख्तियार करेगी? तो जाहिर है ये लोग जो कौमी खजाने को लूट रहे हैं, अपनी कुर्सी पर बैठ के, इनके दिल और बड़े होंगे और ये ज़्यादा तबाही फैलाएंगे। वो जो नेब का खौफ था, वो जो नेब एहसाब से लोग डरते थे, आखिर वो ख़त्म क्यों हो रहा है? ये लो प्रोफाइल केस नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं। मैं आज इनसे कह रहा हूँ साफ और शफाफ इंक्वायरी हो। अगर सैफान ये लोग सज़ा न मिल सके इनको, तो मैं सहाफ़त छोड़ दूँगा। मैं आज भी कह रहा हूँ मेरे पास 3 से 4 हज़ार पेजेस हैं, मैं नेब को किसी भी जगह पर देने के लिए इसलिए तैयार हूँ कि इन्होंने जितना ज़ाती तौर पर इनको हो सकता था इन्होंने मेरे खिलाफ या इदारे के खिलाफ किया। उसके बाद हम सिर्फ इतनी डिमांड कर रहे हैं कि हम अपनी स्टोरी पर आज भी कायम हैं, इसकी साफ और शफाफ इंक्वायरी हो और तेज़ तरीन इंक्वायरी हो ताकि इनको जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जा सके। ये अभी भी रिकॉर्ड में हेरा फेरी कर रहे हैं। ये जो रोशन कनासरो साहब हैं, इस वक्त भी डायरेक्टर PDMI सेल हो बैठकर जो है अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स का फैसले कर रहे हैं, ठेके बांट रहे हैं, उनके मातहत लोग बैठे हुए हैं। तो
तो इनमें अब तक क्यों हाथ नहीं डल सका? अच्छा, हाथ अगर एंटी करप्शन ने डाला भी है तो आपको पता चले नाज़रीन, एंटी करप्शन ने एक जो खत लिखा है, रिकॉर्ड एंटी करप्शन को पूछ ही नहीं रहे हैं। एंटी करप्शन को तो इन्होंने कहा है, एंटी करप्शन सिर्फ 3 साल का रिकॉर्ड मांग रही है। उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ हमें 3 साल के रिकॉर्ड दें, हम आपसे ज्यादा नहीं मांग रहे, 14 से लेके 15 तक जो हुआ है। 3 साल का रिकॉर्ड ये देने के लिए तैयार नहीं है। दिन रात इनका जो है हब के करीब जो दफ्तर है वहाँ ये ज़हीर शेख, मुदस्सर खिची और इसके साथ ये जो गुलशन कलेरी, ये तमाम लोग दिन रात बैठ के वहाँ रिकॉर्ड में हेरा फेरी कर रहे हैं, लेकिन इदारे खामोश हैं। ये आप 18 अरब के कह रहे हैं, हम तो मोहतात अंदाजे के मुताबिक 18 अरब कह रहे हैं। ये जाली अकाउंट से भी ज़्यादा बड़ा केस है। ये 25, 30, 40 अरब तक भी जा सकता है अगर इसकी ईमानदाराना तफ्तीश हो, क्योंकि सिंध के कौमी वर्सों को लूटा है। कोई कौमी विरसा आके ये नहीं कहेगा, मोहनजोदड़ो आके नेब में पेश नहीं होगा कि मेरे साथ जुल्म हुआ है। तो इनको अभी 1 अरब रुपए क्या लगे हैं उमरकोट के किले पे। मिनिस्टर, सेक्रेटरी मुसलसल खामोश हैं। सेक्रेटरी इनको नवाजते जा रहे हैं। सेक्रेटरी इनको ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। एंटी करप्शन खत लिख रही है सेक्रेटरी को कि इनको कहें कि हमारे साथ आके ताउन करें। सेक्रेटरी उनको नहीं कह रहा। हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम किसी की तौहीन करने के लिए नहीं बैठे हुए, लेकिन एक चीज़ होती है, किसी ज़माने में छोटी खबर आती थी, ब्यूरोक्रेसी हिल जाती थी। इनके खिलाफ इतने सबूत आने के बाद अब तासुर यह है कि सेक्रेटरी को हिस्सा मिलता है अपना 15% जो भी ठेकों में है। इस तरह से ये इल्ज़ाम है, मैं नहीं, ये इनके अपने मुलाजमीन कह रहे हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ें माली तौर पर करप्शन से मुंसलिक ना होती तो आज तक ये मंजूर कनासरो, रोशन कनासरो घर बैठे हुए होते। या मंजूर और रोशन कनासरो इतने पावरफुल हैं कि सेक्रेटरी भी वही लगवाते हैं या मिनिस्टर भी वही लगवाते हैं। तो इनके इस किस्म के रवैये से, इस किस्म की खामोशी से ये सवाल पैदा हो रहे हैं कि मिनिस्टर से लेके सेक्रेटरी से लेके दीगर सारे इनके सामने मजबूर हैं या ब्लैकमेल हैं या इनका हिस्सा मिलता है। क्योंकि इल्ज़ाम ये है कि इस वक्त तक इसी टेन्यूअर में मिनिस्ट्री के दौरान कोई 3 से 4 अरब की प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं। 3 से 4 अरब रुपए की प्रॉपर्टियां, जिसमें ज़मीनें हैं, जिसमें फार्म हाउसेज हैं, बंगलोज हैं डिफेंस में, इसके साथ क्लिफ्टन में प्रॉपर्टीज़ हैं। ये तमाम के तमाम इनके अदवार में, और ये लोग गिफ्ट कर रहे हैं। इल्ज़ाम ये है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि नेब इंक्वायरी करे और नेब एक कमीशन बनाए सब तो पता चले। इल्जामात है जिसकी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। अकबर लिगारी कितने ट्रेवल कनाडा के कर चुके हैं, कनाडा में किस घर में रह रहे हैं। 4,999 मतलब 4,999 कैनेडियन डॉलर्स की एक प्रॉपर्टी है वहाँ के घर की, जो इस वक्त रिकॉर्ड में सामने आई है। हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। अकबर लिगारी साहब को लेटर भी लिखा है कि आप बताएं कि ये घर आपने कितने में खरीदा है, किराए पे रहते हैं, क्या क्या करते हैं वो नहीं बता रहे, और वहाँ आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी फैमिली कैसे वहाँ पल रही है। अब दिलचस्प बात देखें, लाइक मेमन जिसने डेयरी फार्म्स में करप्शन करके 4 अरब रुपए के कनाडा में पनाह ली, उसी सीट पर, उसी लाइव स्टॉक की कुर्सी पर भी चार्ज जो है अकबर लिगारी साहब को दिया हुआ है। ये वजीर जो हैं बैठे हुए दोस्तियां निभा रहे हैं, क्योंकि अकबर लिगारी साहब दोस्त हैं, इसलिए अकबर लिगारी साहब अपने दोस्तों को नवाज रहे हैं। मंजूर कनासरो साहब बैठे हुए हैं, रोशन कनासरो साहब बैठे हुए हैं, हाकिम राउजो, मतलब दोस्तियों में सिंध लुट रही है और ये खामोश बैठे हुए हैं। और हम अगर बोलते हैं तो कहते हैं आप जो एथिक्स करें। भाई एथिक्स ये है कि पैमरा के COC में एक मिनिस्टर के लिए कहा जा रहा है कि आपका मिनिस्टर अवामी नुमाइंदा होकर जवाब नहीं दे रहा, और उसके बाद जो चीजें आ रही हैं वो टोटल चेंज है। मतलब क्या, किस किस्म की डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद है नाज़रीन सारी चीजों का। अगर आप ये देखें कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए गए 100 में से 100 नंबर है, जो कंपनी है 100 में से 100 नंबर्स आप ये देखें। अगर टेक्निकली इवैल्यूएशन होती है, किसी ठेकेदार को 100 नंबर नहीं मिले। इस लिस्ट में 29 कंपनियों के नाम मौजूद है ठेकेदारों के, सिर्फ एक ठेकेदार है जिसके 100 नंबर है। अगर इस और यही 100 नंबर वाला शख्स, इसकी बताएं कौन सी जो है प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन में महारत है कि टंडो ठोड़ो का या टंडो हैदर के जो मस्जिद का हाल किया है इन्होंने, मोहनजोदड़ो पर, मकली पर या उमरकोट पर 1 अरब रुपए लगे। 1 अरब रुपए लगे हैं, मुझे बताएं। वहां के लोग पूछ रहे हैं कि 1 अरब नहीं लगा। उस 1 अरब के बदले में अतराफ में जमीनें खरीदी जरूर गई हैं, लेकिन 1 अरब मोहनजोदड़ो इस पे उमरकोट पे नहीं लगा। इस तरह से मैं इससे पहले कि हम वक्त इख्तिताम में पहुंचे, मुझे बताएं, क्योंकि अभी जो हमने कुछ नॉन टेक्निकल लोग जो ऊपर आए हैं जिसके बारे में कंप्लेंट्स भी हैं, इख्तियार मंगी वगैरह, ये तफसीला, क्योंकि लेटेस्ट भी इस पर इशू है, कंप्लेंट्स भी हैं इस पर, किस तरह से उसको नीचे से ऊपर लेके आया गया, किस तरह से नॉन टेक्निकल किया गया इस पर।
ये सब कुछ भी, इसका क्या ताल्लुक है इस पूरे नेटवर्क? देखें ये सारा, ये जितने भी ये जो अख्तियार मंगी की बात हो रही है, जो अख्तियार मंगी या जो दो भी बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे वो हैं जिनका इस टेक्निकल सीट से या टेक्निकल काम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अभी भी इंजीनियर्स हाई कोर्ट में गए हुए हैं कि जब तमाम ओहदों से बीकॉम बीटेक वाले या जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको हटाया जा रहा है, तो अख्तियार मंगी या इनको कैसे नवाजा जा रहा है? ये इसलिए इनको नवाजा जा रहा है कि सारा ये जो काले काम है, जितने भी करप्शन के रास्ते बन रहे हैं, प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही हैं, एक दूसरे के, ये समझे कि सीना बसीना ये जो एक खुफिया मालूमात है ना, एक दूसरे की ये रख के बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे को नवाज रहे हैं। एक चेन है, मैंने इसलिए सिस्टम का नाम दिया था कनासुर सिस्टम, क्योंकि सिस्टम इस तरह चलते हैं, उसमें एक बाज़ाब्ता तौर पर एक निज़ाम होता है। ये निज़ाम के हिस्से हैं कि एक शख्स भी जो है वहाँ टेक्निकल नहीं है, गैर कानूनी लोग बिठाए हुए हैं, जूनियर लोग बिठाए हुए हैं, जिनसे जो भी पैसे उनको दें वो काम कर लें, काला मुल्क की तबाही कर दें। लेकिन ऐसे लोग फ़ौरन हर काम में हाथ डाल देते हैं। और अगर इसी जगह पे कोई जिम्मेदार शख्स होगा, कोई इंजीनियर होगा, वो कहेगा कि ये मैं काम नहीं करता, लेकिन सर्वेयर को इंजीनियर बना दो, किसी को प्रमोशन दे दो, जो चाहे करें, ये चल रहा है। और आज भी मैं यही हमारा दावा है कि PDMI सेल पैरेलल और गैर कानूनी सेल है। इसकी अगर कोई कानूनी हैसियत है तो आए दिखाएं डॉक्यूमेंट कि किस कानून के तहत जो काम वर्क्स एंड सर्विसेज के इंजीनियर्स का है, चीफ इंजीनियर का, वो ये कर रहे हैं। तो इसके साथ दूसरी भी बहुत सारे लोग हैं, ये सारी तफसीलात आप प्रोग्राम बेनकाब में देख रहे हैं, तमाम चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। इम्तियाज सांडी साहब, शुक्रिया आपका। प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ, कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे। आखिरी सेगमेंट में हमारे साथ जुड़े रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। मेगा करप्शन स्कैम, 18 अरब रुपए का स्कैम। और हम चाहते हैं जी कि इसके ऊपर जिस तरह से तफ्तीश बढ़ रही है, तहकीकात बढ़ रही है, नैब इन्वेस्टिगेट कर रहा है, घेरा तंग हो रहा है इन तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ। उम्मीद करते हैं कि जो पसे पर्दा किरदार हैं और जिस तरह से ये नेक्सस बेनकाब हो रहा है विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स एंड एविडेंसेस, ये तमाम प्रूफ्स के साथ हम आपको दिखा रहे हैं मुसलसल कि किस तरह से सिंध की सकाफत को लूटा गया और कौमी खजाने को लूटा जा रहा है, और इस पर कोई ऑफिशियल एक्शन नहीं ले रहा। नैब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम इन्वेस्टिगेशंस बहुत जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगी। आपके फीडबैक का इंतजार, फेसबुक, ईमेल और ट्विटर, तमाम एड्रेस आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।